Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the cardiac cycle. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. इट इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट. है ना, क्या है? सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स है. और किस में? हार्ट में. जो हमारा हार्ट है ना, उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि पर्टिकुलरली हार्ट का हमें पता है ना फंक्शन क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड. तो वो पंपिंग किस तरीके से हो रही है, उसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जैसे कि हमने ना कंडक्टिविटी देखी थी कि पर्टिकुलरली ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट की तो आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. फिर एट्रिया से जो ब्लड हो वेंट्रिकल में गया, उसके बाद ए भी नोड में इम्पल्स गई, फिर आपके वेंट्रिकल्स में फिर वो पंप हुए तो ब्लड आपका पूरी बॉडी में पंप हुआ, लंग्स में गया. तो ये जो पूरे इवेंट्स हैं एक सीक्वेंस में ही चलते हैं कि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे देन वेंट्रिकल्स. तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स, एक कोऑर्डिनेशन में होंगे, टेकिंग प्लेस इन हार्ट, जो कि आपके हार्ट में होंगे, और ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, हर एक हार्ट बीट में. वैसे तो ना इस वर्ड को तोड़ दो, ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. हम एक अच्छा एग्जांपल भी देखेंगे. कार्डियक रिलेटेड है पूरा हार्ट से, और साइकिल, अब जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, वो भी तो हम बोलते हैं साइकिल, चक्का हो गया, इसका साइकिल, उसका साइकिल. तो आपने देखा पहिया साइकिल के नॉर्मली हम देखें तो उसमें क्या होता है, स्पोक, बहुत सारे स्पोक रहते हैं. इस तरीके से अगर हम देखें ऐसे करके बहुत सारे स्पोक रहेंगे, चाहे आप बाइक का ले लो या साइकिल का ले लो. तो जब भी एक पूरा साइकिल हम देखें कि यहाँ से मान लो हमने गाड़ी चालू की, ये फिर से घूम के यहीं पे रुका, अब फिर से दूसरी बार घूमेगा. हर बार आप देखें ना जो पहिए हैं ना, इनका सीक्वेंस यही रहता है. जो स्पोक हैं कि जो स्पोक पहले वो पहले घूमेगा, फिर दूसरा स्पोक आएगा, फिर तीसरा स्पोक आएगा. सेम एस जो हार्ट की एक्टिविटी है एक कोऑर्डिनेशन में चलती है, मीन्स आगे पीछे नहीं होंगी, इनका एक कोऑर्डिनेशन होता है. और एक हर एक हार्ट बीट में, मतलब एक बार साइकिल का पहिया घूमा, दूसरी बार घूमा, हर बार ये चीज़ें चलती रहनी है. इसके बाद आगे देखते हैं. एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि पर्टिकुलरली जो आपकी हर एक हार्ट बीट है ना, ये दो मेन पीरियड में डिवाइड होती है या दो मेन फेज में. सो ईच हार्ट बीट इज कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पीरियड्स. एक रहता है सिस्टोल और एक रहता है डायस्टोल. अब सिस्टोल डायस्टोल क्या, कभी भी अपन हार्ट देखते ना आपने, या तो स्टेथोस्कोप से कभी आप सुनना धक 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 धक, नॉर्मली धक धक बोलते हैं, होता लब डब है. हम हार्ट साउंड नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा ना उसमें कवर करेंगे. बट जनरली आप हाथ भी रखोगे ना अपने हार्ट में तो आप देखना आपको एकदम ना महसूस होता कि हाँ हार्ट धड़क रहा, एक बार अप एक बार डाउन. ये वही फेज है. हर एक हार्ट बीट में दो फेज, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल. सिस्टोल का सिंपल सा मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि दिस इज द फेज ड्यूरिंग विच हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और हार्ट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड पंप होगा आर्टरीज में. कैसे? जैसे मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ. हमारे पास एक बलून, इस बलून में हमने भर के रखा है वाटर, बहुत सारा पानी. इससे हमने इस तरीके से एक ट्यूब कर दी कनेक्ट. जैसे ही हम इस बलून को विच इज फिल्ड विथ वाटर, हम इसको कंप्रेस करेंगे, है ना, हम इस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसका वाटर आगे पंप होगा. सेम प्रोसेस हार्ट में चलती है. सिस्टोल में हार्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट और ब्लड होता है पंप. वहीं पर इसका जो नेक्स्ट फेज होगा दैट इज डायस्टोल. और डायस्टोल में आप क्या होगा कि हमने से पंप करके उसके बाद हम छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स. यानी कि रिलैक्सेशन के टाइम पर क्या होता है, हार्ट में ब्लड की फिलिंग होती है ना, तभी तो फिर से पंपिंग करना है. So this is the period during which heart relax and filling of blood take place into the heart. हार्ट में ब्लड क्या होता है, यहाँ पर फिल होता है. इसको हम आगे देखेंगे कौन सा ब्लड कहाँ से फिल होगा, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, सब आगे देखेंगे. तो इसके बाद हम देखते हैं इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, कि आखिर कितने सारे इवेंट्स होंगे. जैसे स्पोक होते हैं ना साइकिल में, कितने सारे स्पोक हैं, सेम एस इवेंट्स चलेंगे. मेनली दो इवेंट्स, क्योंकि हमने चैम्बर देखे थे. ऊपर वाले को हमने बोला था एट्रिया, राइट और लेफ्ट. नीचे वाले को हमने बोला था वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. तो दो टाइप के मेन इवेंट्स. पहले चलेंगे हमारे एट्रियल इवेंट्स, मींस एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. तो देखो फिर से दो में डिवाइड है, एट्रियल, सिस्टोल. एट्रियल तो आप लोग समझ गए, हार्ट के दो ऊपर के चैम्बर, और सिस्टोल क्या, उनका कॉन्ट्रैक्शन. इसको हम वैसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अभी जनरल बता दे रहा. तो इसमें आपके एट्रिया कॉन्टैक्ट करेंगे और ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा. फिर आता है
एट्रियल डायस्टॉल, मतलब अब एट्रिया ने ब्लड को पंप कर दिया तो अब उन्हें फिर से भरना होगा, तो चलता है एट्रियल डायस्टॉल, मतलब आपके दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स रहेंगे और दोनों में ब्लड की फिलिंग होगी। एक ऑक्सीजनेटेड रिसीव करता है, एक डीऑक्सीजनेटेड, आगे डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो हमारा पूरा कार्डियक साइकिल है ना, इसका ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। तो इनका ड्यूरेशन कितना रहेगा, टोटल मिला के 0.8। एट्रियल सिस्टोल देखा तो 0.1 है, ये 0.7 है, और एक्चुअल में देखा तो ये होता है 0.11, ये होता है 0.69। जनरली हम ये लिख देते हैं, दोनों को मिलाओगे तो 0.8 सेकेंड आ जाएगा। ये ड्यूरेशन रहता है हर एक हार्ट बीट का। आप खुद काउंट कर सकते हो, एक मिनट में हम कितना लेते हैं, 72 बार आपका हार्ट क्या हो रहा, हार्ट बीट हो रहा। उसी चीज से आप तोड़ोगे ना, तो जो एक हार्ट बीट है, अब मिनट हम नहीं देख रहे, आपकी हर एक हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। हर इतने टाइम के बाद आपका हार्ट ना धक 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 धड़कता रहता है। इसके बाद तो हम देख रहे थे पर्टिकुलरली एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट फेज, दैट इज वेंट्रिकुलर इवेंट्स। क्या वेंट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन होना है, रिलैक्सेशन होना है, तब तो वो आयोटा के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को पंप करेगा, चाहे वो लंग्स में हो या फिर पूरी बॉडी में। तो इसमें ही मेनली दो फेज रहते हैं। एक रहेगा आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और वेंट्रिकल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किए, चाहे आपका राइट वाला हो लेफ्ट वाला हो, अब ब्लड पंप हो जाएगा आपके लंग्स में, जो कि डीऑक्सीजनेटेड जाएगा, और पूरी बॉडी में आयोटा के थ्रू जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें खुद दो फेज रहते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड रहेगा और इजेक्शन पीरियड रहेगा, इन्हें हम आगे देखेंगे। इसके बाद जो इसी के अंदर नेक्स्ट फेज है, दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर क्या, जो वेंट्रिकल्स में इवेंट्स हो रहे हैं, और डायस्टोल मीन्स अब वेंट्रिकल्स फिर से रिलैक्स होंगे, क्योंकि इनमें फिर से फिलिंग करवानी है ना, एट्रिया से ब्लड आएगा। और इसमें होते हैं बहुत सारे फेजेस, 5 फेज हमारे रहेंगे। पहला रहता है प्रोटोडायस्टोल, है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, मैंने शॉर्ट में लिखा है, स्पेस कम थी, आगे में से अच्छा सबको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हम देखें तो फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज, फिर आपका स्लो फिलिंग फेज, और इसके बाद एक और फेज रहता है इस साइड, क्योंकि स्पेस नहीं थी, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, ये इसके अंदर आएंगे। तो इन सारे फेजेस को अब हम एक एक से डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, कि जैसे मैंने बताया कि पूरा जो ड्यूरेशन है कार्डियक साइकिल का, दैट इज 0.8 सेकेंड। अब आप लोग बोलोगे भैया आपने यहाँ पर भी लिखा एट्रियल इवेंट का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड। सेम एस वेंट्रिकल जो इवेंट्स हैं, वेंट्रिकुलर इवेंट्स, इनका ड्यूरेशन भी 0.8 सेकेंड होता है ना। ये पूरा इनमें बटा होता है थोड़ा थोड़ा, कि 0.02 सेकेंड है, 0.4 सेकेंड है। आगे जब इनको सेपरेटली बताऊंगा ना, तब बताऊंगा इन सबका मिला के, लेकिन 0.8 सेकेंड ही आ रहा। अब आप लोग बोलोगे भैया क्या आपने बोला जब यहाँ पर पूरा कार्डियक साइकिल ही हमारा 0.8 सेकेंड है, और आप बोल रहे हो कि आपके एट्रियल इवेंट्स भी 0.8 सेकेंड और वेंट्रिकुलर इवेंट्स भी 0.8 सेकेंड, तो ये तो हमारा 0.16 सेकेंड हो जाना चाहिए था, 8 दूनी 16। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? रीज़न ये है कि चाहे आपके एट्रियल इवेंट्स हो या वेंट्रिकुलर इवेंट्स हो, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। मतलब जहां हम देखें ना कि मान लो आपका पहला साइकिल स्टार्ट हुआ एट्रियल इवेंट, जब तक वो वेंट्रिकल्स में गया तब तक दूसरा साइकिल, हार्ट देखो ना, हार्ट बीट कितनी हमारी जल्दी जल्दी होती है। इस तरीके से आपके एट्रियल इवेंट्स और वेंट्रिकुलर इवेंट्स दोनों साथ ही चलते हैं। मींस टोटल ड्यूरेशन हमारा 0.8 सेकेंड ही रहता। तो हम स्टार्ट करते हैं एट्रियल इवेंट से। एट्रियल इवेंट्स क्या, जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा, ऐसे इवेंट्स जो आपके एट्रिया में होंगे, चाहे वो राइट एट्रियम हो या फिर आपका लेफ्ट एट्रियम। इस तरीके से हमने देखा था ना, अगर एक हम जनरल डायग्राम बनाए इस तरीके से हार्ट का, तो 4 चैम्बर थे। ऊपर साइड थे आपके राइट एट्रियम, इस तरीके से लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर आपका था राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर था आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऊपर के 2 आपके एट्रिया और नीचे के 2 वेंट्रिकल। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो हम इवेंट्स की बात करेंगे वो आपके एट्रियम में होंगी, एक तो राइट एट्रियम में और दूसरा लेफ्ट एट्रियम में। इसके साथ हमने जैसे पहले देखा कि ये मेनली 2 टाइप की, पहला रहेगा एट्रियल सिस्टोल, जिसमें आपके जो दोनों एट्रियम है ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, और दूसरा रहेगा एट्रियल डायस्टोल, मीन्स जिसमें दोनों क्या होंगे, रिलैक्स रहेंगे। एट्रियल सिस्टोल से स्टार्ट करते हैं। सो इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ एट्रियल इवेंट, और इसको हमने 1-2 नाम और दिए हैं। पहला नाम है पीरीसिस्टोल। हमने से एक चीज और क्या बोली, पीरीसिस्टोल, बट को तोड़ते हैं। पीरी मतलब पहले, और सिस्टोल क्या, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो।
अब एक्चुअल में जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एट्रियल सिस्टोल, सेम ऐसा हमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी देखना है, तो सिस्टोल 2 बार होगा, लेकिन पहले हो रहा एट्रियल सिस्टोल, तो प्री मतलब पहले, इसीलिए हमने से बोला प्री सिस्टोल। इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। अब एक्चुअल में लास्ट रैपिड फिलिंग फेज है ना, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का लास्ट फेज है, तो इन दोनों को ये कंसीडर किया जाता है कि एक साथ ही चलते हैं, तो इसे हम लास्ट रैपिड फिलिंग फेज भी कहते हैं। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इट्स ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड, बहुत ही कम ड्यूरेशन रहता है। तो अगर हम देखें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज नहीं है पूरे कार्डियक साइकिल को मेंटेन करने के लिए, और एग्जैक्ट देखोगे तो 0.11 सेकेंड। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम देखें एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब कभी भी आप देखना, आपकी ये मुट्ठी है स्पेशली, अगर हम इसी को बंद करें, आप कॉन्ट्रैक्शन करो, आपको यहाँ पर प्रेशर फील होगा, या फिर जो मैंने बलून को बताया, आप बलून को दबा दो, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एट्रिया का जो प्रेशर है ना, इंटर एट्रियल प्रेशर इंक्रीज, एट्रिया के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब बलून के अंदर पानी भरा हो, आप उसे दबाओ, है ना, देखना प्रेशर वहाँ इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ वॉल्यूम चेंजेस, अब क्योंकि आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो एट्रिया में ब्लड था, अप्रोक्सीमेटली 10% अमाउंट ऑफ ब्लड जो एट्रिया में प्रेजेंट था, वो 10% अमाउंट आ जाता है एट्रिया से इस वेंट्रिकल में। तो सिंपल सी बात है, जो वॉल्यूम था वो वेंट्रिकल्स का बढ़ा, 10% में थोड़ा सा ही बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। और साथ ही साथ क्योंकि अब उसके अंदर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा, अब एक लोड है, हम 10 किलो लेकर खड़े हैं, उसी को हम 15 कर लें, हम देखेंगे तो वहाँ पर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। सो इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज, लेकिन हाँ बहुत ही कम अमाउंट में इंक्रीज होता है, स्लाइटली। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमारा प्रोड्यूस होता है फोर्थ हार्ट साउंड। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे हार्ट साउंड, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, स्पेशली आपने लब्ड अप सुना होगा, लेकिन इसके अलावा हमारे 2 और मीन्स टोटल 4 हार्ट साउंड रहते हैं। तो यहाँ पर होगा प्रोडक्शन ऑफ फोर्थ हार्ट साउंड। रीजन क्या है? रीजन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मस्क्यूलेचर। मस्क्यूलेचर क्या पूरा मसल से मिलकर बना है, तो जो एट्रिया की बॉल है हम देखें वही कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसी को हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मस्क्यूलेचर। और जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं हमें सुनाई देता है फोर्थ हार्ट साउंड, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ फोर्थ हार्ट साउंड। इसके बाद अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट फेज को, दैट इज एट्रियल डायस्टोल। मीन्स अब एक ऐसा फेज होगा जिसमें आपके दोनों एट्रिया जो थे वो कॉन्ट्रैक्शन में थे इससे पहले, लेकिन अब वो दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, है ना। अब ये क्या रहेंगे, ये दोनों हो जाएंगे रिलैक्स। और ये किसके बाद हो रहा? एट्रियल सिस्टोल के बाद। सो इट्स अकर्स आफ्टर दी एट्रियल सिस्टोल। और इसी टाइम पर जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो भी स्टार्ट हो जाता है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है सेम टाइम पर, एट दी सेम टाइम वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑल्सो स्टार्ट। और इस फेज में अगर हम बात करें तो इट्स का ड्यूरेशन रहेगा 0.7 सेकेंड का, और आप एग्जैक्ट देखो तो 0.69। और ये जो इतना लंबा ड्यूरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो फेज रहेगा जब ये दोनों आपके एट्रिया है ना, चाहे राइट एट्रियम हो या फिर लेफ्ट एट्रियम हो, दोनों रिलैक्स हैं। और ये दोनों ही यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों में ही ब्लड की फिलिंग होगी। जैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का, किस किस के थ्रू? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। सुपीरियर वेना कावा कहाँ? आपका हेड है, आपकी नेक हो गई, ब्रेन हो गई, यहाँ के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर लेकर आती है। और इंफीरियर वेना कावा जो रेस्ट ऑफ दी पार्ट है, आपके लोअर लिम्स हो गए, लोअर पार्ट ऑफ दी बॉडी हो गई, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पर वो क्या होता है? रिसीव होता है। सो राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। और लेफ्ट एट्रियम में हम देखें तो यहाँ पर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड, जो कि आता है लंग्स से। किसके थ्रू? यहाँ पर हमारी वेन्स प्रेजेंट थी जिसे हमने बोला था पल्मनरी वेन। सो लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मनरी वेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर ना ब्लड रिसीव कर रहे हैं, और दैट इज द रीजन कि इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, दैट इज 0.7 सेकेंड। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स की। तो हमने वेंट्रिकुलर इवेंट्स को भी मेनली 2 फेज में क्लासिफाइड किया है। पहला है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इसके बाद हम देखेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो सिस्टोल के अंदर भी मेनली 2 फेजेस आते हैं। पहला हमारा रहता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, देन हमारा रहेगा इजेक्शन पीरियड।
तो स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड से। ये बट ही ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट को तोड़ते हैं। वैसे मैंने टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बताया था, एक आइसोमेट्रिक था, एक आइसोटोनिक था, जब हमने स्केलेटल मसल देखा था ना उसमें। तो आइसो का मतलब होता है सेम, और मैट्रिक आप निकाल लो ज्योमेट्री बॉक्स से, है ना, जो अपन किस चीज़ के लिए लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। सेम एस, तो मैट्रिक का मतलब होता है लेंथ, यानी कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होंगे जिसमें पर्टिकुलरली जो मसल फाइबर की लेंथ है वो सेम रहेगी, बट उनकी जो टेंशन है वो इंक्रीज होगी, उसके अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। इसके साथ अगर हम देखें तो हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फर्स्ट फेज है, सो इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो इट्स ड्यूरेशन इज 0.05 सेकेंड, और इसी फेज में इसके स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है, क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल्व, है ना। इसी की इनिशियल फेज में, शुरुआती स्टेज में आपके जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल्व हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल्व क्या, ऐसे बॉल्व जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। हमने देखा था राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड बॉल्व, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड बॉल्व। तो उनकी यहाँ पर क्या होती है, क्लोजर होती है, मीन्स वो क्लोज होते हैं। इसके साथ साथ इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ये बॉल्व तो क्लोज हो रहे हैं आपके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, लेकिन इसी टाइम पर इसकी एंड स्टेज में, मीन्स जब ये वाला फेज चल रहा है, धीरे धीरे जैसे मैंने बताया कि लेंथ तो सेम है लेकिन टेंशन इंक्रीज हो रही है, वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा। जैसे जैसे वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, मैंने बताया था कि राइट वेंट्रिकल से निकलती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, और इन्हीं में थे बॉल्व प्रेजेंट, जैसे हमने पल्मोनरी बॉल्व और आयोटिक बॉल्व बोला था। क्योंकि वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा तो ये दोनों बॉल्व ओपन हो जाएंगे, जिन्हें हम सेमिलुनार बॉल्व भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो आयोटिक और पल्मोनरी बॉल्व। तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगी आगे कि ये बॉल्व यहाँ पर ओपन हुए, और इसी से हमारा नेक्स्ट फेज, कौन सा फेज शुरू होगा, आपका इजेक्शन पीरियड या फिर इजेक्शन फेज। और देखो नाम ही इंडिकेट कर रहा है, इजेक्शन का क्या मतलब होता है, एक होता है इंजेक्ट करना, मीन्स अंदर करना, तो ये है ऑपोजिट, इजेक्शन मीन्स इसमें कोई चीज़ बाहर जाएगी। और भाई हार्ट से क्या बाहर जाएगा, पानी थोड़ू, ब्लड ही बह रहा ना। तो एक ऐसा फेज रहेगा जिसमें आपका ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा, मीन्स इजेक्ट होगा, पंप होगा। सो इट इज द फेज ड्यूरिंग विच द ब्लड इज इजेक्ट आउट ऑफ दी बोथ दी वेंट्रिकल्स, है ना, इसीलिए और हमने से बोला इजेक्शन पीरियड। ड्यूरेशन की बात करें तो 0.22 सेकेंड इसका ड्यूरेशन है, 0.05 इसका था। टोटल मिला के अगर हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन देखें ना, 0.27 सेकेंड। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि इससे ब्लड पंप होगा। ये ब्लड भी एकदम जब शुरुआती स्टेज होती है ना, बहुत तेज पंप होता है, फिर धीरे धीरे पंप होगा, मीन्स इजेक्ट होगा। तो इससे इसके पास ना खुद दो स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं रैपिड इजेक्शन पीरियड, या फिर आप बोल लो फर्स्ट स्टेज। मतलब ये जो स्टेज है इसमें आपका ब्लड है ना इजेक्ट तो होगा दोनों वेंट्रिकल से, आपका राइट वेंट्रिकल भी पंप करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भी पंप करेगा रैपिडली। सो ब्लड इज रैपिडली और साथ ही साथ लार्ज अमाउंट इजेक्टेड आउट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, और इसका ड्यूरेशन होता है 0.13 सेकेंड। अब देखो अगर हम ब्लड की पंपिंग की बात करें तो हमें पता है कि इससे अगर मैं एक सिंपल डायग्राम बनाऊं, ये होगा एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल और ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से निकल रही थी पल्मोनरी आर्टरी इस तरीके से, जो कि ब्लड को कहाँ पर इजेक्ट करेगी या पंप करेगी, लंग्स में, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है तो लंग्स में होगा ऑक्सीजनेटेड। और हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से निकलता है आयोटा, तो ये पूरा ब्लड को पंप करता है हमारी ओवरऑल बॉडी में, ताकि आपके उसमें जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को मिले, वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो और फंक्शनिंग प्रॉपर हो। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेज रहेगी जिसे हम बोल सकते हैं स्लो इजेक्शन पीरियड, बट का नाम ही इंडिकेट कर रहा, ब्लड इजेक्ट तो होगा, यहीं से इजेक्ट होगा इसी तरीके से कि राइट वेंट्रिकल लंग्स में कर रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा के थ्रू ओवरऑल दी बॉडी, लेकिन स्लो होगा। और इसका ड्यूरेशन भी होता है आपका 0.09 सेकेंड इस तरीके से, तो टोटल हो जाएगा 0.22 सेकेंड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये आती है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब बोलोगे भैया आप बताते जा रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ये आएगा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। वैसे ही बट को तोड़ लो,
एंड मतलब एंड स्टेज, आखिरी स्टेज चल रही हो जहाँ। सिस्टोलिक, जब आपकी सिस्टोल की आखिरी स्टेज चल रही है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इसकी आखिरी स्टेज यही तो है, इजेक्शन पीरियड। और वॉल्यूम मीन्स इजेक्शन पीरियड के एंड में क्या होता है, आपकी जो वेंट्रिकल्स है ना, ब्लड तो पंप ने किया लेकिन पूरे खाली कभी भी नहीं होते। सम अमाउंट ऑफ ब्लड ऑलवेज रिमेन्स इन द राइट वेंट्रिकल एज वेल एज इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, और वही जो ब्लड वहां पर रुका है एट द एंड ऑफ, आप बोल दो वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर आप बोल दो इजेक्शन पीरियड, उसे ही हम बोल रहे हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेनिंग इन वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ इजेक्शन पीरियड। और अगर हम वैल्यू की बात करें तो 860 to 80 मिलीलीटर पर वेंट्रिकल। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टॉल की। तो इससे पहले हमने देखा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो वेंट्रिकुलर बट क्या, वेंट्रिकल्स की इवेंट थी, और सिस्टोल मीन्स इससे पहले जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल था उसमें हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और ब्लड को पंप या फिर इजेक्ट कर रहे थे, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी में पंप किया हो या फिर अयोटा में। यह है हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। तो डायस्टॉल का मतलब मैंने पहले ही बताया, रिलैक्सेशन मीन्स ऐसा फेज होगा जिसमें आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे और अब इनमें वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग होगी फ्रॉम एट्रिया। इसके अंदर खुद 5 फेजेस रहेंगे। सबसे पहला है प्रोटो डायस्टॉल, तो बट को ही तोड़ो। जो प्रो निकला है ना, प्रो का मतलब होता है पहले, जैसे हमने देखा था प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोपोइसिस में स्टेज थी ना बहुत सारी, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट थी, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट थी, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट थी, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट थी, रेटिकुलोसाइट और मैच्योर एरिथ्रोसाइट, ऐसे करके 6 स्टेज। तो प्रो का मतलब होता है पहले, जैसे एक होता है प्रोकैरियोटस है ना, जो पहले जीव आए थे छोटे छोटे, फिर बाद में यूकैरियोटस। तो प्रो मतलब आप समझ सकते हो पहले, है ना। और भी बहुत सारे फेज होते हैं जहाँ प्रो फेज आएगा। स्पेशली अगर हम बात करें ना, तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की हम प्रोसेस देखते हैं, oogenesis, तो प्रो का मतलब पहले। तो क्योंकि यहाँ पर हम देखें ये किसका फेज है, आपके वेंट्रिकुलर डायस्टॉल का पहला फेज, दैट्स व्हाई हमने नाम दे दिया प्रो डायस्टॉल। मीन्स डायस्टॉल का पहला फेज तो प्रो डायस्टॉल, प्रो मतलब पहले। इसके बाद अगर हम देखें सो इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, हैंड्स इट्स कॉल्ड प्रोटो डायस्टॉल। और अगर हम ड्यूरेशन की बात करें सो इट्स ड्यूरेशन इज 0.04 सेकेंड। देखो इससे पहले हमने देखा था वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.27 सेकेंड हमारा क्या था ड्यूरेशन, इसका रहता है 0.53 सेकेंड, जो पांचों फेजेस मिलाकर होंगे। मीन्स टोटल ड्यूरेशन आएगा 0.8 सेकेंड, जो कि हमारे कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है। इसके बाद आगे देखें सो ड्यू टू द इजेक्शन प्रेशर इन आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी इंक्रीज। देखो क्योंकि इससे पहले जो फेज था उसमें हमने क्या देखा कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट थे, इजेक्शन वाला जो पीरियड था, उनने ब्लड इजेक्ट किया है आपकी पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा में। अब इस वजह से आपकी पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। रीज़न ये है कि उनमें ब्लड जो है ना वो इजेक्ट हुआ है। वहीं पर अगर हम देखें तो आपके जो वेंट्रिकुलर का प्रेशर है, जो वेंट्रिकल्स का ब्लड प्रेशर है, वो डिक्रीज हो जाएगा। रीज़न का, क्योंकि इनने तो ब्लड को इजेक्ट कर दिया, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा में। तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर हुआ ड्रॉप और यहाँ का प्रेशर हुआ इंक्रीज। बोलोगे भैया समझे कैसे, मान लो मेरे पास है 5 किलो का वजन, मेरे पास है प्रेशर ज़्यादा, मैंने वो फेंक के किसी दूसरे बंदे को दे दिया, तो क्योंकि मैंने इजेक्ट किया है तो मेरे से प्रेशर हट गया, जैसे वेंट्रिकल्स का हो गया एकदम डिक्रीज, और जिस बंदे को दे दिया अब वो बेचारा 5 किलो, अरे रे रे रे, उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। इस तरीके से ये चीज़ आप लोग समझ सकते हो। इसके बाद जब पर्टिकुलरली यहाँ पर हम देखें कि हमारे वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा, ड्रॉप होता जा रहा, और आपकी पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा का प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा, तो जब एक कंडीशन होती है तो पर्टिकुलरली जो आपके जो वॉल्व्स रहेंगे ना, सेमी लूनार वॉल्व्स, मीन्स आयोटा के पास आयोटिक वॉल्व्स और पल्मोनरी आर्टरी के पास पल्मोनरी वॉल्व, अब ये दोनों क्लोज हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, वेंट्रिकल्स में कम। नहीं तो ब्लड हम देखें ना हाई प्रेशर से लोअर में, ऊपर से नीचे आने लगेगा। दैट इज द रीजन कि आयोटिक और पल्मोनरी वॉल्व दोनों क्लोज हो जाते हैं, ताकि जो ब्लड का है ना बैक फ्लो ना हो, वो फिर से वेंट्रिकल्स में ना आए, वो आगे पंप हो। आपकी पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में करेगी, आयोटा थ्रू आउट दी बॉडी करेगा, तो यहाँ पर क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वॉल्व होती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज की, जो क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वॉल्व है, ये प्रोड्यूस करते हैं सेकेंड हार्ट साउंड, सो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट फेज, दैट इज
आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। तो इससे पहले एक हमने देखा था आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। आइसो मतलब है सेम और मैट्रिक मतलब है लेंथ। तो आइसोमेट्रिक मीन्स दीज आर दी टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन विच लेंथ ऑफ दी मसल फाइबर रिमेन सेम, लेकिन रिलैक्सेशन हो रहा मीन्स जो टेंशन है वो डिक्रीज होती जाएगी। और इसके साथ साथ अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये होता है हमारा 0.08 सेकेंड। कितना ड्यूरेशन रहेगा? 0.08 सेकेंड। साथ ही साथ अब इसमें आपके जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो ग्रेटली डिक्रीज होता जाएगा, है ना, क्योंकि अब वो खाली है तो वो और भी क्या हो रहा, इट डिक्रीज ग्रेटली। इसके साथ साथ अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें, वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हो रहा, एक समय ऐसा आएगा कि वेंट्रिकल का प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि एट्रिया का प्रेशर है ना, इस तरीके से हम देखें फिर से 4 चैम्बर, 2 ऊपर की ये हो गए एट्रिया, ये दोनों ये वेंट्रिकल्स, यहाँ का प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा। जब ये इतने डिक्रीज हो जाएंगे कि आयोटिक जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाए, इस टाइम पर अब आयोटा से पर्टिकुलरली जो ब्लड है ना, चाहे आपका राइट एट्रियम हो या फिर आपका लेफ्ट एट्रियम हो, तो इन एट्रिया से ये जो ब्लड है वो इन वेंट्रिकल्स में आने लगता है। सो व्हेन द वेंट्रिकल प्रेशर बिकम लेस देन एट्रियल प्रेशर, तब क्या होगा कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन, यहाँ पर आपके जो वॉल्व थे ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पर था बाइकस्पिड वॉल्व, वो दोनों ओपन हो जाएंगे और जो एट्रिया का ब्लड है राइट एट्रियम का राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इस तरीके से क्या हो जाती है फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। मैंने बताया भी था ना कि ये डायस्टॉल वाला फेज है, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, जिसमें वेंट्रिकल्स की फिलिंग होगी। अब हम देखते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टॉल का थर्ड फेज, दैट इज रैपिड फिलिंग फेज, और इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज, क्योंकि फिलिंग फेज 2 बार आएगा। तो ये पहले तो आप फर्स्ट बोल सकते हो, इसके बाद एक और आएगा, इसे हम बोलते हैं लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। अब पर्टिकुलरली इस फेज में जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा रैपिड फिलिंग फेज, मतलब यहाँ पर रैपिड फिलिंग होनी है। सो व्हेन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स ओपन एंड सडन रश ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स अकर्स, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखा था कि आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन हो रहे थे, क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर इतना ड्रॉप हो गया था कि एट्रियल प्रेशर ज़्यादा हो रहा था। उस वजह से आपके जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व हैं, चाहे हम देखें तो ट्राइकस्पिड वॉल्व हो या फिर बाइकस्पिड वॉल्व हो, वो दोनों ओपन हुए। सिर्फ समझने के लिए ये रहे हमारे 4 चैम्बर, ये थे यहाँ पर वॉल्व, ये आपका राइट एट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर देखें तो राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ का प्रेशर इतना ड्रॉप है कि ये प्रेशर ज़्यादा हो गया, उस वजह से यहाँ की हमारे दोनों वॉल्व ओपन हो गए, और इसी वजह से आपकी जो एट्रियम का ब्लड है इस तरीके से वो जाने लगता है वेंट्रिकल्स में। तो यहाँ पर हम देखें तो फिलिंग ऑफ ब्लड होगी फ्रॉम एट्रिया इनटू दी वेंट्रिकल्स, और ये रसिंग एकदम से ना बहुत तेज फिलिंग होती है, और अप्रॉक्सीमेटली जो 70% फिलिंग है वेंट्रिकल्स की इसी फेज में होती है। दैट इज द रीजन कि रैपिड फिलिंग फेज हम इसे बोल रहे हैं। और यही जो रैपिड फिलिंग है ना, एकदम से आप रसिंग भी बोल सकते हो रैपिड फिलिंग को, ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्शन ऑफ थर्ड हार्ट साउंड के लिए। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है थर्ड हार्ट साउंड। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट फेज रहेगा, एक चीज़ और, ड्यूरेशन 0.11 सेकेंड है। नेक्स्ट फेज है स्लो फिलिंग फेज। अब जब ये रैपिड यहाँ पर रसिंग हो रही है ना, एकदम से सडन रैपिड रसिंग हुई, बहुत तेज ब्लड यहाँ से यहाँ गया, समझ लो एकदम यहाँ खाली था, मतलब एक इंसान होता है खाली पेट, तो शुरू में होता है ना एकदम भूखा, बिल्कुल गप 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 बहुत तेज खाएगा, उसके बाद जैसे लगेगा नहीं अब पेट में आ गया है, फिर इंसान धीरे धीरे खाता है। सेम कंडीशन है, रैपिड फिलिंग जब हो गई, अब उसके बाद ब्लड तो यहाँ से यहाँ जाएगा एट्रिया से वेंट्रिकल में, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। सो आफ्टर सडन रश वेंट्रिकल फिलिंग बिकम स्लो, अब धीरे धीरे फिलिंग होगी, और अप्रॉक्स 20% फिलिंग इसी तरीके से होती है, तो टोटल हो गई 90% फिलिंग। इसका अगर हम ड्यूरेशन देखें तो 0.19 सेकेंड। इसके बाद हमारा एकदम लास्ट फेज, हमने काफ़ी कुछ कर लिया, बस अब खुश हो जाओ, ख़त्म होने वाला है लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। देखो फिर से 2 बार आ गया ना, एक बार तेज फिलिंग हुई थी, अब फिर से यहाँ पर रैपिड ही होगी, भले ही वो 10% है। तो लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, अब ये मैंने किसको बोला था, एट्रियल सिस्टोल को। तो रीजन ये है, कैसा माना जाता है कि ये जो फेज है ना एट्रियल सिस्टोल की वजह से ही हो रहा। सो इट अकर्स बिकॉज ऑफ एट्रियल सिस्टोल, मीन्स जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब ये स्लो फिलिंग हुई 20%, उसके बाद आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो 10% और ब्लड था उसे भी धक्का दे देते, उसे किक कर देते हैं, इसीलिए से एट्रियल किक भी बोला जाता है।
तो जो 10% ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है। सो आफ्टर स्लो फिलिंग एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स अप्रॉक्सीमेटली 10%। सो 70, 20 और ये 10 टोटल हो गया 100% फिलिंग। ड्यूरेशन की बात करें तो वही आपका 0.01 सेकेंड रहेगा या फिर 0.11 सेकेंड आप बोल सकते हैं, 0.1 सेकेंड या 0.11 सेकेंड। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ फिर से, जैसे हमने इसके सिस्टोल के एंड में देखा था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सेम एज एट द एंड ऑफ डायस्टोल फिर से हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं अब तो और इनकी फिलिंग हो गई, तो इस डायस्टोल के एंड में जो भी वेंट्रिकल्स में ब्लड प्रेजेंट होता है इसे बोला जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मीन्स द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल। और इसकी वैल्यू हम देखें ना तो 130 to 150 मिलीलीटर पर वेंट्रिकल होती है। अब आपका जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है और इससे पहले हमने देखा था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 नंबर में तो आते ही हैं अलग से। साथ ही साथ जब हम कार्डियक आउटपुट पढ़ेंगे है ना कि ब्लड पर्टिकुलरली कितना पंप होता है, तब इन दोनों को ना हमें ज़रूरत पड़ेगी समझने के लिए। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।